डियर एस्पिरेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से, बट होप सो कि अब आगे हम लोग मिलते रहेंगे। और काफ़ी टाइम से ये रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि GSECL का जो जेई पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ डिटेल में कि आपकी सैलरी क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, आपको काम क्या करना पड़ता है, प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, पोस्टिंग का प्रोसेस क्या है। ये सारी डिटेल आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो आज मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। बेसिकली ये उसलिए है कि अगर कोई बाद में देखता है जिसको आइडिया नहीं है तो उसको बेसिक पता चल जाएगा। वैसे जो लोग अभी अपीयर होने वाले हैं इस एग्जाम के लिए उनको तो आइडिया होगा ही। तो डिटेल में आज हम कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे। और ध्यान रहे कि ये जो वीडियो है सारे ब्रांच के लिए है। आप चाहे सिविल से अपीयर हो रहे हो, आप चाहे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, कम्युनिकेशन से, किसी भी स्ट्रीम से आप अपीयर हो रहे हो, ये वीडियो सबके लिए है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेक्चर मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। हालांकि आप सभी जानते भी हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है जेई के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ये जरूरी नहीं कि हर बार हर ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट आए। इस बार बहुत ज़्यादा ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट है, बट हो सकता है कि कभी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हो। जनरली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पोस्ट रहती है। बाकी जो ब्रांचेज हैं यहाँ पे उनमें थोड़ा सा हो सकता है कि कभी पोस्ट आए कभी ना आए। बाकी यहाँ पे आपको AT-KT नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है। आपका जो लास्ट ईयर है, मतलब जो 7th सेम है और 8th सेम है, उसमें कभी किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहिए। अभी तक का जो GSECL का क्लैरिफिकेशन है उसके हिसाब से कोई AT-KT नहीं होना चाहिए। और आपका जो लास्ट ईयर का परसेंटेज है वो मिनिमम 55% होना चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, पहले से भी आप लोगों को पता है। और उसी तरीके से सेम क्राइटेरिया प्लांट अटेंडेंट के लिए है, बट यहाँ पे ये डिप्लोमा मांगते हैं। क्योंकि प्लांट अटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है, थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। और प्लांट अटेंडेंट में B वाले एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि ये उनको ओवर क्वालिफाइड मानते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निकल पोस्ट है प्लांट अटेंडेंट, जो डिप्लोमा के लिए है। जेई यहाँ पे डिप्लोमा के लिए नहीं है, बीटेक के लिए। जनरली हमारे माइंड में क्या होता है कि जो जेई की पोस्ट आती है वो डिप्लोमा वालों के लिए होती है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डिप्लोमा के लिए कौन सी पोस्ट है और बीटेक के लिए कौन सी पोस्ट है दोनों मेंशन कर दिया है। अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आप सभी लोगों को पता होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में भी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहने वाला है, वेटेज पे भी बनाया है। वो वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, लास्ट में आपको मिल जाएगी, वो देख सकते हो। बाकी जो आप जिस डिसिप्लिन से हो, जिस स्ट्रीम से हो, उसका 60% वेटेज होता है। बाकी 10 क्वेश्चंस इनके भी होते हैं। तो प्रिपरेशन आपको कैसे करना है इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई गई है, तो आप फॉलो कर सकते हो। चलिए अब मेन टॉपिक हमारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो जेई की पोस्टिंग होती है, यहाँ पे 5 ईयर का आपको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब फिक्स सैलरी मिलती है। इसमें भी जो फर्स्ट ईयर की आपकी सैलरी है वो है 37,000 और सेकेंड ईयर टू 5th ईयर की जो आपकी सैलरी होती है ये होती है 39,000। एक बार आपने ये जो पीरियड है, फिक्स पीरियड जो आपका 5 ईयर का, ये कंप्लीट कर लिया तो आपको रेगुलर जेई की पोस्ट पे अब जॉब कर लिया जाता है। जब आप फिक्स सैलरी पे रहोगे उस टाइम पे आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। जो आपकी फिक्स सैलरी है वही आपको मिलेगी। एक बार आपने ये जो फिक्स पीरियड है वो कंप्लीट कर लिया तो आपकी जो बेसिक पे हो जाती है, बेसिक पे आपकी हो जाती है 45,400। ये मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं। अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो आपको मिलती है अभी के जो जेई के पोस्ट है, अभी मतलब जो जेई पे बच्चे लगे हैं, अभी जो जेई पे हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है वो है 68,000 से 75,000 के बीच। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे प्लांट पे लग गए जो कि बहुत इंटीरियर में है या फिर शहर से बहुत दूर है, जैसे भुज वाली लोकेशन, वहाँ पे जनरली 5 to 6,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। सेम पोस्ट पे आपको सेम एक्सपीरियंस पे किसी दूसरे प्लांट पे आप वर्क कर रहे हो, वहीं पे आप भुज पे वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे 5 से 6,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऐसा भी होता है, इसलिए यहाँ पे सैलरी में वेरिएशन है। ये है आपकी ग्रॉस सैलरी। ध्यान रहे ग्रॉस सैलरी में आपका कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे आपका पीएफ 12% कटेगा,
प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, आपका इनकम टैक्स कटेगा, इसके बाद आपको इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। और यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी होती है, ये जो मैंने अलाउंसेज मेंशन कर रखे हैं, जैसे आपको हाउस, घर आपको मिल जाता है जनरली, घर से और आपके प्लांट पे आपको बस मिल जाती है, वो आपकी जो ड्यूटी का टाइम होगा वो लेके जाएगी, ड्यूटी का टाइम जब खत्म होगा तो वो लेके आएगी। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कितना मेडिकल फैसिलिटी मिलती हो मैं आगे मिसलेनियस में डिस्कस कर लूंगा, बट ये बेसिक चीजें जो भी इन जनरल अलाउंसेस होते हैं छोटे बड़े, ये सारे आपको इन शॉर्ट मान के चलो ये आपको मिलते हैं। ये सारे अलाउंसेज यहाँ पे ऐड करके मैंने बताया 68, मेडिकल को नहीं, छोटे मोटे जो अलाउंसेज होते हैं। मेडिकल तो आपको पता ही है कि जब जरूरत होगी तभी मिलेगा, जब आप इंजर्ड होगे, बीमार होगे, आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं वो बीमार होंगे तब मिलेगा। फैमिली को मिलता है, फैमिली मतलब जो डायरेक्टली ब्लड रिलेशन से हैं उन्हीं को मिलेगा, ब्लड रिलेशन से अलग हैं उनको नहीं मिलेगा। मतलब आपको, आपके बीवी, आपके जो पिताजी हैं, माताजी, आपके बहन और भाई, मतलब जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड हैं उन्हीं को मिलता है। तो ये आपकी बेसिक पे हो गई। मैक्सिमम बेसिक पे जेई की इतनी होती है, ये आप ध्यान रखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब हम प्रमोशन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि मिनिमम बेसिक पे, मैक्सिमम बेसिक पे की क्या वैल्यू होती है अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो। यहाँ पे 3% आपका बेसिक इंक्रीज होता है हर साल, ये 3% होगा ही होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन होगा तो डायरेक्टली आपकी बेसिक पे जो पर्टिकुलर उस पोस्ट की होती है वो मिलने लगती है। मैं आपको दिखा दूंगा पर्टिकुलर पोस्ट की कितनी बेसिक पे होती है, बट अभी जेई की जो बेसिक पे आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो उसमें 3% इंक्रीज होता रहेगा आपका बेसिक। आपका एक बार बेसिक बढ़ा, बेसिक के साथ साथ आपका जो डीए उस समय जितना चल रहा होगा तो बेसिक बढ़ गया तो आपका डीए भी बढ़ जाएगा, दूसरे अलाउंसेज उसके परसेंटेज में रिस्पेक्टिव में ही होते हैं तो वो बढ़ जाएंगे, तो मतलब ओवरऑल सैलरी आपकी बढ़ जाती है। अब वो डिपेंड करता है आपका कितना बेसिक है, उस समय डीए कितना चल रहा है, ये आप होप्स हो कि आप जोड़ पाओगे। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीमेंट का प्रोसेस होता है, हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता रहता है। तो बेसिक एक ओवरव्यू मिल चुका होगा आपको कि आपको जेई पे जब आप ऑब्जॉर्व हो जाओगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। हाँ, अगर आपका रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है 2022 में, अगर आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली 5 साल बाद जब आप रेगुलर होगे तो उस टाइम पे आपकी सैलरी इतनी नहीं होगी। मान के चलो आप ये सैलरी कुछ 15 से 20 के ज़्यादा होगी, मतलब आपकी सैलरी उस समय कुछ 80 से 90 के बीच में होगी। आज के 5 साल बाद की अगर हम बात करें तो मिनिमम मैं बता रहा हूं इसके बीच में होगी आपकी सैलरी। अभी के लिए ये जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी है जेई की। अब हम बात करते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या होती है। तो किसी भी पावर प्लांट को चलाने के लिए मेजर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो वो 2 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है आपका ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट, दूसरा होता है मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट। ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेशन कर रहा है, जो प्लांट को रन कर रहा है लाइव, ठीक है। मेंटेनेंस मतलब कुछ खराबी हुई तो वो उसको मेंटेन करेंगे, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी, जैसे जेई का रिजल्ट आ गया और आप जेई बन गए तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको किस प्लांट में भेजा जाए, आप कहाँ इंटरेस्टेड हो, किस लोकेशन पे इंटरेस्टेड हो। जहां भी आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे जो भी ब्रांच, जहां भी जिस भी प्लांट में वैकेंट सीट रहेगी वहां पे आपसे बिना पूछे आपको भेज दिया जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो पोस्टिंग जो स्टार्टिंग की पोस्टिंग होती है वो ऐसे हो जाती है, फिर वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। ट्रांसफर कब होता है आपका? ट्रांसफर होता है जब आपका प्रमोशन होता है। जनरली ये कंपलसरी होता है कि आप प्रमोशन ले रहे हो तो आपको ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा। इन बिटवीन भी कहीं पे मान लीजिए शॉर्टफॉल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इन बिटवीन भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, बट वो जनरल नहीं होता है। इन जनरल जहां पे आपकी पोस्टिंग हो गई है आप वहां पे काम करते रहोगे। नेक्स्ट ट्रांसफर होगा आपके प्रमोशन के टाइम पे, अगर कोई इमरजेंसी नहीं आती है तब, या फिर कहीं पे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो वो कभी कभी एक्सचेंज होता है। मान लीजिए कहीं पे कुछ नया चलने लगा, आपको पता ही है कि अभी हम कोयले पे वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे गैस पे शिफ्ट कर लिया, आप गैस के बाद रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी पावर प्लांट की कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां इसमें एफर्ट लगा रही हैं कि हम इस साइड से उस साइड जाएं। तो कहीं पे अगर ऐसा कुछ स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली कंपनी के लोगों को ही भेजा जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है। तो वहां पे आपको भेजा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी इसमें एक्सपर्टीज है नहीं है, वो सब ट्रेनिंग वेनिंग देके जैसा भी उनका प्रोसेस होता है वो भेज देंगे अगर एकदम से चेंज हो रहा होता है तो। जनरली होता क्या है, जो जेई वाली पोस्ट होती है ना, इसमें तो आपके डिसिप्लिन के हिसाब से, मतलब आपकी स्ट्रीम के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है कि अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होंगे, जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होंगे, वहाँ पे पोस्टिंग होगी।
आप अगर मैकेनिकल के हो तो बॉयलर पे लगा देंगे, टरबाइन पे लगा देंगे, ऐसे जो होते हैं बेसिकली वहाँ पे लगा देंगे। आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में लगा देंगे। तो इन शॉर्ट जेई वाली जो पोस्टिंग होती है वो तो सेक्शन वाइज होती है कि आप जिस स्ट्रीम को उसी सेक्शन पे आपको काम करना है। बट जेई, एक बार आपने जेई का काम हो गया, जेई के बाद आपको डेप्यूटी बनाया जाता है, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जब आप डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाओगे, उस सभी को, किसी भी आप ब्रांच से हो, कोई भी आपका डिसिप्लिन हो, डजंट मैटर, आपको उस टाइम पे कहा जाता है पावर इंजीनियर। और एक बार आप, मतलब ये आपने उस टाइम पे कुछ 6 to 8 या 9-10 ईयर की सर्विस कर चुके होंगे, वो डिपेंड करता है, प्रमोशन में भी टाइम वेरी करता रहता है। उस टाइम पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से डिसिप्लिन में हो, आपको कहाँ पे वर्क दिया जाए। मतलब आप ये समझ लो कि बॉयलर में इलेक्ट्रिकल वाला भी काम कर रहा होगा, जो बॉयलर का डेप्यूटी होगा वो इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, और जिनसे मेरी बात हुई उनका करंटली जो एग्जीक्यूटिव है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, मतलब उसकी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल है, बट वो बॉयलर का डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक बार आप पावर इंजीनियर बन गए, इन शॉर्ट मतलब आपकी सर्विस की जेई की काम खत्म हो गया, एक बार आपका प्रमोशन हो गया, तो आपकी पोस्टिंग आप कहीं पे भी हो सकती है। कहीं पे माने कहीं पे भी, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। आगे मैं आपको डिपार्टमेंट भी दिखाऊंगा 1 by 1 करके। अब सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट है वो क्या है? ऑपरेशन। ऑपरेशन का काम क्या होता है कि पावर प्लांट को रन करना। अब पावर प्लांट को रन करने के लिए आपको पता है कि आज हो गया बहुत ज्यादा ऑटोमेशन, तो वहां पे होता है एक कंट्रोल रूम। और पावर प्लांट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, छोटे मोटे नहीं। आपको पता है कि पावर प्लांट में जो टरबाइन सेक्शन होते हैं ना, वो भी 3-3, 4-4 फ्लोर की जो बिल्डिंगें होती है, उतने बड़ा बॉयलर सेक्शन बहुत बड़ा होता है। तो हर किसी का कंट्रोल रूम होता है, वो वहां से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2 काम होता है, एक तो बॉयलर पे कोई काम कर रहा होगा, वहां पे फिजिकल चीजों को देखना, वॉल्व ये सब वो चीजें होती हैं। एक कंट्रोल रूम से देखना कि जो पैरामीटर फिट किया गया है उसको रन करने के लिए वो उसी पैरामीटर पे रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी चीजें, तो 2 जगह बेसिकली ड्यूटी होती है, एक तो रन कर रहा होता है जहां पे वहां पे, और एक उसका कंट्रोल रूम होता है वहां पे। अब ये जो ऑपरेशन वाला है ना, ये जो ड्यूटी होती है इसमें शिफ्ट वाइज होती है, ध्यान रखना, ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, मतलब डे एंड नाइट की ड्यूटी होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूटी कैसे चेंज होती है। वैसे ही जो सेकंड मेजर आपका डिपार्टमेंट होता है वो होता है मेंटेनेंस का। अब इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे बॉयलर मेंटेनेंस हो गया, एस प्लांट का मेंटेनेंस हो गया, कोल का, टरबाइन का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, जितने वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो रहे हैं, जो स्विच आर्ड है, बेसिकली आप पावर सप्लाई तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, फिर उसको आप जो ट्रांसमिशन लाइन उसमें स्विच तो करोगे, तो इसके मेंटेनेंस का हो गया। वाटर ट्रीटमेंट, बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर वहाँ पे यूज होता है, उसके ट्रीटमेंट का प्लांट, तो ये इन सब का मेंटेनेंस करना होता है। अब यहाँ पे जनरली जो काम होता है वो जेई और प्लांट अटेंडेंट का ही होता है, तो आपको आपके स्ट्रीम के हिसाब से यहाँ पे लगा दिया जाता है, मेंटेनेंस में आप काम करते रहते हो। जब तक आप जेई हो, आपके स्ट्रीम के हिसाब से ही आपको काम दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक बार आप जेई से ऊपर चले गए तो फिर आपको कहीं पे भी लगा देंगे। अब डजंट मैटर कि आप इलेक्ट्रिकल हो, आपको बॉयलर मेंटेनेंस में भी लगा देंगे, आपको एस मेंटेनेंस में भी लगा देंगे, टरबाइन में भी लगा देंगे, आप मैकेनिकल वाले हो आपको इलेक्ट्रिकल में भी लगा देंगे, कहीं पे भी लगा देंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको खुद नहीं करना होता, उस टाइम पे आपको सुपरवाइज करना होता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें जो जेई का काम होता है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो आपके डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन के हिसाब से होगा। एक बार आप जेई से ऊपर चले गए तो आपको कहीं पे भी वो भेज देते हैं। और ये जो 2 मेजर डिपार्टमेंट हैं, इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती नहीं है, जनरली आप ही काम करते हो, बट वो काफी छोटे होते हैं एज कंपेरिजन टू मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। जैसे मैन पावर मैनेजमेंट भी आपको ही करना होता है, स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इतना बड़ा पावर प्लांट रन कर रहा है तो मेंटेनेंस के लिए सामान आके रखा होगा, इन्वेंट्री रखी होगी, जैसे एग्जांपल के लिए कोयला कितना लग रहा होगा वहां पे, बाकी जो इन्वेंट्री है वो कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें, इन्वेंट्री देखना, ये भी आपका काम होता है। स्टोर देखना, टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाया जाता है जो जनरली टेंडर्स निकालते रहते हैं। आपने देखे होंगे ना कि अब हम एग्जाम्पल के समझ कि ये मशीनरी हम कहाँ से खरीदेंगे, कोयला हम अब कहाँ से मंगाएंगे, ये चीजें, ऑयल हम कहाँ से मंगाएंगे, इस टाइप के जो टेंडर निकाल रहे होते हैं। कहीं पे कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, हम एक पावर प्लांट से दूसरे पावर प्लांट में शिफ्ट कर रहे होते हैं, इस टाइप की चीजें भी होती हैं, वहां पे भी आपकी ड्यूटी लगती है। एक यहाँ पे एफिशिएंसी डिपार्टमेंट भी होता है जिसका काम होता है डेटा को एनालाइज करना कि प्रेजेंट में हमारी एफिशिएंसी क्या है।
अब एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो आपकी प्रेजेंटली हम इस एफिशिएंसी पे मान लीजिए हम 30% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, हमारा पावर प्लांट काम कर रहा है, कहीं पे ब्रेक डाउन हुआ, मेंटेनेंस हुआ, एफिशिएंसी घट गई, तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है कि घटी है, बढ़ी है, बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो डाटा एनालिसिस का भी काम होता है। अब हर डाटा एनालाइज होता है, जितने जितने सेक्शंस होंगे वो सारे सेक्शंस के डाटा एनालाइज होते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। सेफ्टी डिपार्टमेंट होता ही होता है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस ये सारी चीज़ें जो देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। बट यहाँ पे एज कंपेरिजन टू मेंटेनेंस और ऑपरेशन कम लोगों की जॉब लगती है, कम लोगों की ड्यूटी लगती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ड्यूटी होती है। अगर इनके हिसाब से हम लोग कंपेयर करें तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इन जनरल आपका जो काम हो सकता है वो कहाँ पे हो सकता है। अब समझते हैं कि जो आपका वर्क टाइम होता है वो क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन वाला काम होता है ना, वो तो होता है भाई शिफ्ट वाइज, ये ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड मानी जाती है। और ये जो आपका शिफ्ट है ना, या पर वीक चेंज हो सकता है या 2 वीक 15 दिन में चेंज होता रहता है। मान लीजिए 15 दिन आपने डे में काम किया, फिर 15 दिन नाइट में काम करना पड़ रहा है, तो शेड्यूल थोड़ा खराब होता है। लोग कहते हैं यार अभी तो आदत बनी थी अच्छे सपने देखने की, अभी फिर अब रात में ड्यूटी लगा दी, अब क्या करेंगे, दिन में तो अच्छे सपने भी नहीं आते हैं। तो इस टाइप की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है वहाँ पे, तो थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। अगर आपका कलीग कोई छुट्टी पे है भाई, ओवर ड्यूटी भी बहुत मिलती है, इस समय काफ़ी शॉर्टफॉल चल रहा है एम्प्लॉय का, तो चांसेज हैं कि जैसे ही आपका एग्जाम होता है वैसे ही आपको रिजल्ट देके ज्वाइनिंग करवा देंगे। ओवर ड्यूटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल रही है और आगे भी रिक्रूटमेंट आएगा, ऐसे पूरे चांसेज हैं। तो ओवर टाइम मिला तो आपको 16 आवर, 8 आवर की जगह पे 16 आवर भी काम करना पड़ सकता है। एक चीज़ ध्यान रहे यहाँ पे कि अगर आपको ओवर टाइम मिलता है तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि यहाँ पे आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, आपको उसके लिए अलग से लीव मिल जाएगी, ऐसा पैसा नहीं मिलता है इस लेवल पे। हाँ, आपसे नीचे वाले जो लेवल होते हैं उनको पैसा मिलता है, बट जेई के लेवल पे पैसा नहीं मिलता है। तो ओवर टाइम आपको करना पड़ सकता है। एक चीज और कि अगर आपकी ड्यूटी कंट्रोल रूम में है और आप अपने ड्यूटी पे छुट्टी लेते हो तो ये बड़ा मुश्किल है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। वंस यू आर पोस्टेड इन द कंट्रोल रूम, तो आपके ड्यूटी के टाइम पे, आपके शिफ्ट के टाइम पे आप वहां पे होना ही चाहिए। ये अलग बात है कि आप एकदम से मेडिकल इमरजेंसी में आ गए, एक्सीडेंट हो गया, तो अलग चीज है। बाकी आपको कोई ऐसे वैसा बहाना नहीं चलेगा, आपको वहां पे होना ही चाहिए। दूसरा जो मेंटेनेंस वाला होता है, ये जनरली डे में होता है, दिन में होता है मेंटेनेंस, और बहुत बड़ा कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा जनरली। इसमें कई सारे जो GSECL के प्लांट हैं ना वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, बड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है, पुराने प्लांट है, फेल हो गए, चल रहे हैं काम। जैसे मेरी जिनसे बात हो रही थी उनकी भुज में पोस्टिंग, मैंने आपको बताया, और भुज में ब्रेकडाउन हो रहा था। जब काफ़ी टाइम पहले मेरी बात हो रही थी तो उनको बहुत ओवर टाइम करना पड़ रहा था कि सर बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ से छुट्टी लेना, छुट्टी नहीं मिलती है। और जो आपका 8 आवर का टाइम है वो भी फिक्स नहीं, एक जगह पे आप 10 आवर काम कर रहे हो, 11 आवर काम कर रहे हो, ये करना पड़ता था क्योंकि इमरजेंसी होती है। आप सोच के देखो कि पावर प्लांट की कोई ग्रिड शटडाउन हो गई तो क्या हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा भाई, फिर इलेक्ट्रिसिटी उतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रही जितना कंज्यूम हो रही, तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा भी इमरजेंसी होता है कि आपको अपने काम से ज़्यादा वर्क करना पड़े, और अभी करना पड़ रहा है। नियर अबाउट जितने भी आपके GSECL के प्लांट हैं हर जगह ये प्रॉब्लम चल रही है कि जो मैन पावर है उसका शॉर्टेज है, तो ये हो सकता है। आपका जो मेंटेनेंस वाला काम है ये दिन में होगा, बट ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए रात में ऑपरेशन चल रहा है और कहीं पे फेलियर हो गया, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। वैसे तो मेंटेनेंस वाले करके जाते हैं, बट अगर फेलियर हो गया, इमरजेंसी हो गई, तो इमरजेंसी में आपको बुलाया जा सकता है। उस टाइम पे आपका आनाकानी नहीं चलेगी कि नहीं सर अभी अभी शादी हुई 2 दिन पहले, बीबी क्या कहेगी, कैसे आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा भैया, जाना ही पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत है आपकी। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। बट मेंटेनेंस का काम आप समझ सकते हो क्योंकि शिफ्ट वाइज नहीं है, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रिलैक्स वाला है। बट जब काम होता है मेंटेनेंस पे तो करना पड़ता है। यहाँ पे मेंटेनेंस होता है, वर्चुअल मेंटेनेंस नहीं है, करना ही पड़ता है, ठीक है। नहीं होता है मतलब फेलियर नहीं होता है तो भी आपको चेक करना पड़ता है कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा, आपको खोल के ये सब चीजें करनी पड़ती है। मेंटेनेंस का काम जनरली वहां पे करना पड़ता है, जब भी आपकी ड्यूटी होगी उस टाइम पे करना पड़ेगा, बैठे नहीं रहोगे। ऑपरेशन वाले ठीक है, थोड़ा चलता रहता है, वो थोड़ा वर्कआउट इधर उधर कर लिए क्योंकि वहां पे वो पकड़ के नहीं चलाते हैं ना। बट मेंटेनेंस वालों को थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फिजिकल वर्क टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन सबसे पहले आप बनोगे जेई, 5 साल काम करोगे, इसके बाद आप बन जाओगे रेगुलर।
रेगुलर जेई बनने के बाद और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये सारा इंक्लूड करके कुछ आप मान के चलो 6 to 8 लगता है, बट आप मान के चलो 8 ईयर के आसपास लग जाते हैं, 8 to 9 ईयर आपको डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव बनने में। हाँ, किसी की किस्मत अच्छी है कि आपके साथ ही उसको जॉब लगी, बट उसके प्लांट में ज़रूरत थी, अब यहाँ पे ये पोस्ट खाली है और कोई मिल नहीं रहा है, तो उसका प्रमोशन जल्दी भी हो सकता है, बट 6 आवर तो मिनिमम लग जाता है, इससे कम में तो नहीं होता है, इतना तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, बट 8 to 9 आवर में अराउंड हो जाता है। अब यहाँ से यहाँ अराउंड जितने लोग जेई बनते हैं वो सारे आप 100% कह सकते हो कि वो 100% डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं। हाँ, आप में से कोई ऐसा है कि नहीं मैं तो भाई मेरी पोस्टिंग तो सूरत में हो गई और बगल में मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, गर्लफ्रेंड नहीं मान लीजिए वाइफ है, शादी हो गई, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो यार सेटल हो गया, यहीं पे घर, अब मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। तो हो सकता है कई बार लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बार आप प्रमोशन लेते हो तो उस टाइम पे आपका ट्रांसफर होगा ही होगा, और फिर जब दोबारा ट्रांसफर होगा तो उस टाइम प्रमोशन के टाइम पे होगा, मतलब वहाँ पे 6-7 साल आपको जॉब करने पड़ेंगे। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि कहते हैं हम प्रमोशन नहीं लेंगे। इसका नुकसान क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। बेसिक पे का प्रॉब्लम होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, आगे आपको लिस्ट दिखा दूंगा। फिर यहां से यहां जाने में भी आपको लग जाता है 7 to 9 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे भी जनरली देर सवेर प्रमोशन होता है, बट ऐसा कहा जाता है कि जितने लोग भाई डेप्यूटी बन गए वो एग्जीक्यूटिव ही बन जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बन जाते हैं। हाँ, आगे पीछे होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम 7 रिक्रूट हुए हैं तो सबका प्रमोशन 7 होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि रिक्रूटमेंट के बाद आपकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद प्रमोशन आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं, कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने लोग रिटायर हुए, इस हिसाब से। अब यहाँ से यहाँ जो प्रमोशन होता है वो सबका नहीं होगा, ये टाइम बाउंड प्रमोशन ही होते हैं, बट सबके प्रमोशन नहीं होते। एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, पहले कभी वीडियो में बताया भी था कि इससे पहले आपकी जो मेरिट है जेई वाली ये नहीं देखा जाता था, बट अब प्रमोशन में अब 2020 से उन्होंने ये भी कर दिया है कि आपका जो जेई का मार्क्स है रिटेन एग्जाम का वो भी कंसीडर किया जाएगा जब आपका प्रमोशन एनालिसिस किया जाएगा कि किसका प्रमोशन होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखो, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जल्दी आपका प्रमोशन होगा। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन जाते हैं यहाँ के बाद, यहाँ प्रमोट होके, बट सारे लोग नहीं बन पाते हैं। और ऊपर की जो 2 पोस्ट है ये टाइम बाउंड नहीं होती है, इसके बाद यहाँ से भी आपको 9 to 10 ईयर लग जाते हैं आपको इससे ऊपर जाने में, और इससे ऊपर जाने में जाओगे नहीं जाओगे ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। ये जो दोनों पोस्ट है ना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बाद ये जो दोनों ऊपर वाली पोस्ट है एडिशनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, ये दोनों डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू पे। आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद ही आपका प्रमोशन होगा। अब समझते हैं कि प्रमोशन का फायदा क्या है, और कुछ लोग प्रमोशन नहीं लेते हैं तो उनका नुकसान क्या होता है। तो अगर हम शुरू की बात करें एकदम स्टार्टिंग से, देखो आप 7 नंबर पे ज्वाइन करते हो, ये आपकी जेई वाली पोस्ट है, ये आपकी बेसिक पे है। अगर इसके बाद कोई मान लीजिए जेई के बाद ये डेप्यूटी बन गया और कोई आदमी बोला कि नहीं मुझे तो गांधीनगर में रहना है क्योंकि बगल में मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है, अब यहां नहीं गए, तो आप देखो बेसिक पे, इनकी बेसिक पे कितना है 1 लाख से, इसकी 1,10,000 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सैलरी में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, ये आसपास सैलरी रहती है तो यहां तक तो समझ में आता है। बट जैसे ही आप इसके बाद ये वाली लेवल पे आओगे, ये जो 4 नंबर है, 5 को स्किप कर दो क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, 4 वाली पे देखो ये 72 से बेसिक पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे 50 था, 58 था, और यहाँ पे ये चली जाती है 1,20,000 के आसपास। तो जैसे ही आप वाला प्रमोशन आपने छोड़ा था गर्लफ्रेंड के लिए और दूसरे बंदे ने ले लिया था डेप्यूटी के बाद जब वो यहाँ चला जाएगा तो आपके उसके सैलरी में काफी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक 1 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकता जब तक आप रहोगे जेई के पोस्ट पे। और इसका जो बेसिक है वो स्टार्ट ही 72 से होगा और ये चला जा सकता है 1,20,000। ये बेसिक है, बेसिक के बाद इसमें आपका डीए ऐड होता है, डीए जितना % चल रहा होता है उस टाइम पे वो ऐड हो जाएगा, अलाउंसेज भी आपके उसी के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ पे काफी डिफरेंस आ जाता है। इससे ऊपर जैसे ही जाएगा और ज्यादा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो ये 2 लाख के आसपास चली जाती है, मैक्सिमम बेसिक पे है वो 1,87,000 चली जाती है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर आदमी यहाँ के बाद एग्जीक्यूटिव के बाद सुप्रीडेंट बन गया तो भाई काफी बेसिक पे चेंज हो जाती है। और यहाँ वाले भाई साहब फिर कहेंगे यार गलती हो गई,
तब तक जिसके लिए उन्होंने प्रमोशन छोड़ा था उसके बच्चे उच्चे हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर कहेंगे कि गलती हो गई, और उस टाइम पे वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब उनको प्रमोशन लेना है तो डिपेंड करता है कि प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जगह है नहीं है, और तब तक आप बहुत आगे निकल गए रहोगे। तो प्रमोशन मिलता है तो जगह के चक्कर में मत पड़ना, ले लेना, क्योंकि बाद में जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वही मैटर करती है एंड ऑफ द डे, ठीक है। और यहाँ के बाद तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ के बाद तो भाई सबका होता नहीं है, यहाँ के बाद तो आप समझ लो कि पॉलिटिकल जैक भी चलते हैं, पहचान भी चलती है, बट फॉर्मली कहा जाए तो इंटरव्यू होता है, बट इनफॉर्मली कहा जाए तो वो जैक एक जिनका होता है उन्हीं का प्रमोशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे सैलरी 2 लाख से ऊपर चली जाती है, बेसिक ही आपका चला जाता है, और फिर सैलरी तो आपको काफ़ी मिलती है। तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, कहाँ तक आप पहुँच सकते हो। बिल्कुल एक जेई यहाँ से एडमिट करके चीफ इंजीनियर तक पहुँच सकता है और 4-5 लाख रुपए की सैलरी कमा सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कब पहुँचते हो, कितने टाइम में पहुँचते हो। तो ये रहा बेसिक आपके प्रमोशन का स्ट्रक्चर, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब जो मिसलेनियस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 30 जो है अर्न लीव मिलेगी, मतलब आप छुट्टियां इतना ले सकते हो, उसके आपको पैसे दिए जाएंगे। 12 आपको कैजुअल लीव मिलेगी और 6 पब्लिक हॉलीडे मिलेगा। पब्लिक हॉलीडे मतलब दिवाली के दिन भी आप काम कर रहे होगे, बट उसके बदले में आप हॉलीडे ले सकते हो, जैसे जो पब्लिक हॉलीडे हैं। तो इन शॉर्ट आपको टोटल 48 हॉलीडे मिल जाते हैं, आपका जो ड्यूटी पीरियड है पूरा 1 ईयर का। और इसके अलावा जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे मेडिकल की, तो मेडिकल में थोड़ा सा रहता है, आपको मैक्सिमम कहा जाता है कि रिम्बर्स किया जाता है, बट 80-90 का रेशियो होता है कि आपका 80 से 90% आपका रिम्बर्स हो जाता है, और आपका 20 to 10% आपको खुद पे करना पड़ता है। किसका होगा? आपके ब्लड रिलेशन पे। बट एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जिनका भी आप यहाँ पे नाम दे रहे हो वो आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पास खुद का गवर्नमेंट जॉब है, वो अपने गवर्नमेंट जॉब से भी मेडिकल रिम्बर्समेंट ले रहे हैं और आप पे डिपेंडेंट होके भी ले रहे हैं। जैसे आपकी वाइफ है, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, बहन भाई कोई भी है, उसकी ऑलरेडी जॉब है गवर्नमेंट जॉब, तो वहां से भी उसको मेडिकल मिल रहा होगा, तो वहीं का मिलेगा, फिर आप वाला नहीं मिलेगा। मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तभी उसका मेडिकल रिम्बर्स होगा, और आपका तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास तो एक ही जॉब है, तो आपका होना ही चाहिए। बाकी डिपेंडेंट वालों का भी होता है। अगर आप मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट होता है, मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आप एक्सपायर कर जाते हो, तो आपके बच्चे को, आपके बीबी को, जो भी एलिजिबल होगा, जिसके लिए आप रिकमेंड करते हो, उसको जॉब दिया जाएगा एज पर देयर क्वालिफिकेशन। उनका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से उसको जॉब मिल जाएगी। ये भी एक गारंटी होती है, मिल ही जाती है, कोई इफ एंड बट नहीं होता है। तो ये कुछ आप समझ सकते हो कि हर गवर्नमेंट जॉब में ये मोस्ट प्रॉब्ली होता है। गवर्नमेंट हो, PSU हो, ट्रिपल P मोड हो, हर जगह ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप एक्सपायर हो गए ड्यूटी पीरियड में ही, अभी ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई, मतलब ड्यूटी इन द सेंस रिटायर्ड से पहले, ठीक है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये कुछ डिटेल थे, होप सो कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ट्राई करूंगा कि वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।